हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है स्वच्छंदतावाद और स्वच्छंदतावाद की विशेषताएं। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण तक यूरोप में जीवन के सभी क्षेत्रों में वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे थे। औद्योगिक क्रांति ने तकनीकी और आर्थिक क्रांति भी ला दी थी। सामंतशाही का समापन और मध्यम वर्ग का उदय हो चुका था। परिणाम स्वरूप पूंजीवादी व्यवस्था की जड़ें जम चुकी थी। फ्रांस की राज्य क्रांति ने स्वतंत्र चिंतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। नए सौंदर्य शास्त्र का सृजन होने की भाव भूमि तैयार हो गई थी। समानता और स्वतंत्रता साहित्य के मूल्य बनने लगे थे। जर्मनी के लेसिंग, हर्डर और गोइथे जैसे कवि और नाटककार परंपरा के चुनौती देते हुए नए काव्य मूल्यों की प्रतिष्ठा के अग्रदूत के रूप में मान्य हो रहे थे। कांट के चित्तवादी दर्शन के नवीन काव्य मूल्यों को सशक्त वैचारिक आधार प्रदान किया गया था। तो प्रत्यक्ष है, सीमित है, स्थूल है, नियमबद्ध है। उससे परे रहस्यमय, विराट और असीम के प्रति जिज्ञासा का भाव सभी क्षेत्रों में जागृत हुआ। रूसो ने मानव स्वभाव का विश्लेषण करते हुए विवेक के स्थान पर अंतःकरण को अधिक महत्व दिया। शास्त्रवादी विचारक विवेक और बुद्धि को अत्यधिक महत्व देते थे। विवेक ही उन नियमों की सृष्टि करता था जिनका पालन करके मनुष्य समाज में अपने को नैतिक प्रमाणित करता है। रूसो की दृष्टि में मनुष्य की अंतर आत्मा स्वतः सद्वृत्तियों को चालित करती है। बाहर से बुद्धि द्वारा थोपे हुए अनुशासन की तुलना में मनुष्य अपनी अंतरात्मा से प्रेरित होकर अधिक नैतिक हो सकता है। रूसो की यह मान्यता नवीन रोमांटिक काव्य मूल्यों के विकास में सहायक सिद्ध हुई। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण और 19वीं शताब्दी के प्रथम चरण के बीच इंग्लैंड में वर्ड्सवर्थ, कीट्स, शैली, बायरन और कोलरिज जैसे अत्यंत प्रतिभा संपन्न कवियों का आविर्भाव हुआ। इन कवियों ने परंपरागत शास्त्रीय मान्यताओं को नकार कर नए काव्य मूल्यों को महत्व दिया। पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाली समीक्षाओं में पारंपरिक मूल्यों और आग्रहों के प्रति विरोध का भाव प्रकट होने लगा। स्वच्छंदतावाद का प्रारंभ 1798 ईस्वी में प्रकाशित वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेट से माना जाता है, जिसके दूसरे संस्करण में इन्होंने कहा कि सभी अच्छी कविताएं प्रबल भावावेग की सहज, स्वैच्छिक, अदम्य अभिव्यक्ति है। उनकी इस परिभाषा ने पूर्व से अभी तक चली आ रही मान्यताओं से अलग हटकर कविता को परिभाषित किया। वर्ड्सवर्थ ने काव्य के बहिरंग की अपेक्षा अतरंग की महत्व प्रतिष्ठा कर शैली की परिशुद्धता और अलंकृति के स्थान पर आत्मा की अंतःस्फूर्ति और उससे प्रेरित भावों के सहज उच्छलन पर बल देकर स्वच्छंदतावादी आलोचना का प्रवर्तन किया। इस दृष्टि से मूलतः आलोचक न होने पर भी पाश्चात्य आलोचना शास्त्र में उनकी मान्यताओं का गौरव अक्षुण्य है। वर्ड्सवर्थ के पश्चात
सैमुअल टेलर कोलरिज का नाम बड़ी सिद्ध से लिया जाता है। उन्होंने प्रतिभा, कल्पना और काव्य की सृजन प्रक्रिया का विशद विवेचन किया। कोलरिज के अनुसार समस्त गोचर जगत के स्वरूप को व्यवस्थित रूप ग्रहण करने वाली शक्ति ही मुख्य कल्पना है। गौण कल्पना विधायिनी होती है। वह मुख्य कल्पना द्वारा इंद्रिय संवेदनाओं को नए रूप में ढलकर रम्य रूप में प्रस्तुत करती है। वह मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि होती है। मुख्य कल्पना अपना कार्य सहज रूप में बिना किसी प्रयत्न या चेष्टा के स्वतः करती रहती है, किंतु गौण कल्पना स्वतः क्रियाशील नहीं होती। वह कवि की इच्छा और ज्ञान शक्ति से प्रेरित होने पर क्रियाशील होती है। कवि कर्म का मुख्य आधार यही गौण कल्पना है। कोलरिज ने प्रतिभा और अंतः प्रज्ञा को भी विशेष महत्व दिया। उनके अनुसार एक श्रेष्ठ कवि में प्रतिभा का होना अनिवार्य है। प्रतिभा के द्वारा ही कवि काव्योचित विषयों का चयन और भावोद्दीप्त बिंबों की रचना करता है। प्रतिभा सहजात होती है, भावों की उद्दीप्ति के कारण अनिवर्चनीय होते हैं। इन कारणों को ही अंतः प्रेरणा या इंस्पिरेशन कहते हैं। कोलरिज के सिद्धांतों के विषय में कहा जा सकता है कि उसकी पूरी आलोचना, चाहे वह सैद्धांतिक हो या व्यवहारिक, का ढांचा दोनों स्तंभों पर टिका है, भावावेग और कल्पना। सभी प्रकार का श्रेष्ठ साहित्य निश्चित रूप से भावावेग गर्भित और रचनात्मक कल्पना शक्ति की उपज है। आलोचक का कर्तव्य है कि वह काव्य की सृजन प्रक्रिया को और उसकी संरचना के योजक तत्वों को समझने और उनकी व्याख्या करे। काव्य की अनुभूति और कल्पना दोनों का साचार्य निरंतर बना रहता है। अनुभूति कल्पना की निरंतर सहायता करती है और स्वयं भी उससे रंजित होती है। स्वच्छंदतावादी समीक्षक के लिए काव्य के अन्य कलात्मक उपादान गौण होते हैं। वह तो रम्य कल्पना के बल पर स्वतः आविर्भूत हो जाते हैं। स्वच्छंदतावाद के महत्वपूर्ण कवि एवं आलोचक के रूप में कोलरिज के बाद शैली का नाम आता है। उन्होंने अपनी पुस्तक द डिफेंस ऑफ पोएट्री में कविता का पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि साहित्यिक उत्कर्ष के युग नैतिक गुणों के उत्कर्ष के गुण भी रहे हैं। नैतिक मूल्यों की चरितार्थकता के लिए व्यक्ति का कल्पनाशील होना आवश्यक है। सिद्धांत रूप में तो सभी नैतिक मूल्यों का ज्ञान रखते हैं। नित्य प्रति के जीवन में उन मूल्यों को चरितार्थ करने के लिए व्यक्ति का संवेदनशील होना जरूरी है। कल्पनाशीलता के अभाव का अर्थ है संवेदनशीलता का अभाव, और संवेदनशीलता के अभाव में व्यक्ति कठोर और क्रूर हो जाता है। शैली ने कहा है कि वही व्यक्ति मूलतः अच्छा होता है जो कल्पनाशील होता है। कविता मनुष्य की उस आंतरिक शक्ति को समृद्ध करती है जो नैतिक मूल्यों का मूल आधार है। शैली कल्पना को काव्य रचना का अनिवार्य तत्व मानते हैं। शैली ने कल्पना पर गंभीरता से स्पष्ट और विशद विवेचन किया है। शैली वैचारिक वेदुष्य और तर्क पद्धति की अपेक्षा भावावेग को महत्व देते हैं। इसके साथ ही शैली को दार्शनिक ऊंचाई और व्यवहारिक समझ भी थी। स्वच्छंदतावाद के युग में कवियों ने परंपरा से हटकर नवीन विषयों एवं नवीन शैली रूपों को लेकर नए नए प्रयोग किए। स्वच्छंदतावाद किसी भी बाह्य या आरोपित नियमों में बंधना नहीं चाहता। स्वच्छंदतावादी कभी नहीं चाहते कि अच्छी कविता के नियम पहले से तय कर लिए जाएं
और फिर उनके अनुसार कविता लिखी जाए। अब हम जानते हैं स्वच्छंदतावाद की विशेषताओं के बारे में। इसकी पहली विशेषता है स्वच्छंदतावाद काव्य की बाह्य प्रेरणा के स्थान पर आंतरिक भावावेग की अभिव्यक्ति पर बल प्रदान करता है। दूसरा, आंतरिक भावों की अभिव्यक्ति को विस्तार देने के लिए स्वच्छंद कल्पना शक्ति का होना अनिवार्य है, क्योंकि कल्पना के द्वारा ही नए नए रूपों का विधान करके ही कवि भावों को उत्कर्ष, उनमें रहस्य और रोमांच का समावेश और पाठकों में कौतूहल का समावेश करता है। तीसरा, स्वच्छंदतावाद में कवि नैतिक बंधनों से मुक्त होकर सुंदर की प्रतिष्ठा करता है। उसकी प्रवृत्ति रहस्य और रोमांचपूर्ण जीवन में होती है। चौथा, स्वच्छंदतावाद काव्य में संवेदनशीलता को महत्व देते हैं, तर्क को नहीं, क्योंकि उनका मानना है कि मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है और कविता उसके इस पक्ष की रक्षा करती है। पांचवा, स्वच्छंदतावादियों की दृष्टि में कविता श्रम साध्य शब्द कौशल नहीं, अपितु सहज एवं स्वतः स्फूर्त उद्भावना है। वह आत्म प्रेरित भावाभिव्यक्ति है। छठा, स्वच्छंदतावाद कविता को उपयोगितावाद से नहीं जोड़ता, अपितु उनका मानना है कि काव्य मनुष्य की मानसिक और काल्पनिक सृष्टि होने के कारण मनुष्य को आनंद लोक की सैर कराती है। सातवां, स्वच्छंदतावादियों का मानना है कि मनुष्य अपने प्राकृतिक रूप में ही अपनी स्वतंत्रता की रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता मानव का परम आंतरिक तत्व है, मानवता का प्राण है, जिसके अभाव में मानवता के विलुप्त होने का खतरा है। आठवां, स्वच्छंदतावादी कवियों ने मानवता के प्रति व्यापक और गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने उदात्त भावों को महत्व देकर मनुष्य की संभावनाओं को असीम बना दिया है। नौवां, स्वच्छंदतावादियों ने पारंपरिक छंदों को अस्वीकार किया। उनका मानना था कि वाणी का सौंदर्य उसके मुक्त प्रवाह में है, उसे प्रयत्न पूर्वक अलंकारों से बोझिल करके सुंदर नहीं बनाया जा सकता। 10वां, स्वच्छंदतावाद की एक बड़ी विशेषता प्रकृति के प्रति उसके उत्कट प्रेम की अभिव्यक्ति है। प्रकृति उसके लिए जड़ सत्ता नहीं, अपितु चेतन व्यक्ति को कार्यकलापों से युक्त थी। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड में 1798 ईस्वी में वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेट्स के प्रकाशन के साथ स्वच्छंदतावाद अपनी शक्तिमत्ता के साथ उभरता है। जर्मन कवि गेटे, जर्मन विद्वान शेलेगल, फ्रेंच लेखक एवं विद्वान रूसो तथा वलेयर के सशक्त लेखन के साथ साथ फ्रांस की राज्य क्रांति इस मुक्ति भावना को खूब बल देती है। इंग्लैंड में वर्ड्सवर्थ के अतिरिक्त शैली, कॉलरिज और कीट्स आदि कवि इस विचार परंपरा को बल देते हैं। इसमें भावावेश, भावोन्माद और करुणा के साथ साथ ऐतिहासिक मनोवैज्ञानिक पद्धतियों का भी सहयोग साहित्य समीक्षा में ग्रहण होता है। आनंद तत्व के साथ साथ नैतिक आधार को भी स्वीकृति प्राप्त होती है। समीक्षा को सौंदर्य दर्शन का साधन माना जाता है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, जिसमें हमने जाना स्वच्छंदतावाद और स्वच्छंदतावाद की विशेषताओं के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।